वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसमें द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके आप हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। और मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर हमारी वीडियोस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है श्री अरविंद सक्सेना हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए श्री अरविंद सक्सेना जो कि 1978 बैच के भारतीय डाक सेवा अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। और इससे पहले अरविंद सक्सेना कार्यवाहक अध्यक्ष थे यूपीएससी के और 20 जून 2018 के बाद वे इस पद पर कार्यरत थे। और श्री सक्सेना की जो ये नियुक्ति है वो अवधि 7 अगस्त 2020 तक यानी कि 7 अगस्त 2020 तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक या अगले आदेश तक उनकी नियुक्ति प्रभावी रहेगी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। और देखिए अरविंद सक्सेना की बात करें तो देखिए उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वर्ष 1978 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी नई दिल्ली से सिस्टम एंड मैनेजमेंट में अपना एमटेक भी पूरा किया। यहाँ पर देखिए यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए यूपीएससी का जो गठन किया गया था वो स्वतंत्रता से पहले ही हो चुका था 1 अक्टूबर सन 1926 को। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। और यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस, भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस, इन सभी अधिकारियों का चयन करने के लिए 3 चरणों यानी कि प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार में वार्षिक रूप से लोक सेवा परीक्षा को आयोजन करता है। और संविधान के अनुच्छेद 316, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनको हटाया भी जाता है। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में आईएफएफआई 2018 में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है डॉन बॉस, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो देखिए डॉन बॉस फिल्म ने 49वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि आईएफएफआई में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है और एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड में निर्माता और निर्देशक सर्गेई लॉजिन्त्सा के बीच साझा किया जाने वाले 40 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और इसमें उद्धरण चिन्ह इसमें शामिल किए गए हैं इस पुरस्कार में। और ये जो डॉन बॉस मूवी है ये पूर्वी यूक्रेन के एक क्षेत्र में एक द्विजातीय युद्ध की कहानी बताती है जिसमें अलगाववादी गिरोहों द्वारा बड़े पैमाने पर हत्या लूटपाट के साथ एक सार्वजनिक सशस्त्र संघर्ष में शामिल है। और इन अवार्ड में लिजो जोस पेल्सरी ने अपनी वर्ष 2018 की फिल्म मायू इसके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। और चैम्बन विनोद को मायू में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। और अनास्तिया पुस्तोवित को यूक्रेनी फिल्म व्हेन द ट्रीज फॉल में एक किशोर लड़की लारसा के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा राज्य एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए हिमाचल प्रदेश एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और ये राज्य में आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र के माध्यम से पुलिस, आग, स्वास्थ्य और अन्य हेल्पलाइन से जुड़ जाएगा। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस की सहायता होगी या फिर अग्निशमक यंत्रों की
की या फिर आग लगने की संभावना होती है, या फिर आग लगने की कंडीशन में किसी की मदद होती है, या फिर स्वास्थ्य या फिर अन्य हेल्पलाइन की जरूरत होगी, तो केवल केवल एक ही नंबर डायल करना होगा, 112। इसके द्वारा इन सभी की मदद मिल सकती है। और इस परियोजना के तहत शिमला में 12 जिला कमांड सेंटर के साथ एक आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें पूरे राज्य को शामिल किया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पंजीकृत स्वयंसेवकों की तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए 112 इंडिया मोबाइल ऐप में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुविधा पेश की गई है। यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश की बात की गई, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और इस राज्य की स्थापना 25 जनवरी सन 1971 को हुई थी। और यहाँ की लोकसभा से 4 सीटें, राज्यसभा से 3 सीटें, और वहाँ की विधानसभा में कुल 68 सीटें आती हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात की है तो आपको इससे संबंधित करंट अफेयर के कुछ पॉइंट भी पता होना चाहिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर के साथ साथ आपको पिछली करंट अफेयर का रिवीजन करना भी उतना ही अनिवार्य है। तो इसमें देखिए 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में गौ सेवा आयोग का गठन किया गया है, और हिमाचल प्रदेश राज्य में ही छतों पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर सब्सिडी देने की घोषणा वहां की सरकार ने की है। और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में ही पहला वन अभी हाल ही में इस वर्ष का वन महोत्सव शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसरो ने कितने विदेशी उपग्रहों के साथ भारत के HYSIS उपग्रह को लॉन्च किया है? ठीक है, हाइसिस उपग्रह को लॉन्च किया है। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है 30, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी कि इसरो ने कुल 30 विदेशी उपग्रहों के साथ भारत के हाइसिस उपग्रह को लॉन्च किया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सफलतापूर्वक PSLV C43 को लॉन्च किया है, और ये लॉन्च श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की पहले लॉन्चिंग पैड से हुआ है। और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन यानी कि PSLV रॉकेट का उपयोग करने वाली 45वें मिशन को चिन्हित करते हुए इसरो ने मिशन के हिस्से के रूप में अपने नवीनतम पृथ्वी मानचित्रण उपग्रह हाइसिस को लॉन्च किया है। ठीक है, और ये जो हाइसिस उपग्रह है वो पेलोड में 360 किलोग्राम द्रव्यमान इसमें जोड़ा गया है, और इसमें विदेशी उपग्रहों को इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिए इसरो की बात की गई तो आपको इसरो के बारे में पता होना चाहिए। देखिए इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और यहाँ का जो मुख्यालय है, इसरो का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में, और यहाँ के जो चेयरमैन है उनका नाम है के सिवान। ठीक है, तो आपको 4th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त नौसैन्याभ्यास कॉन्कड़ 2018 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है गोवा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कॉन्कड़ 18, देखिए 18 का मतलब यहाँ पर जो 18 लिखा हुआ है इसका मतलब 2018 का ये संस्करण है। ठीक है, तो कॉन्कड़ 2018 का जो संस्करण है वो गोवा में आयोजित किया जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो देखिए इस वर्ष भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच नौसेना अभ्यास कॉन्कड़ गोवा में आयोजित किया गया, और दोनों ने नौसेनाओं ने पिछले कुछ वर्षों में प्रशिक्षण एक्सचेंजों और तकनीकी सहयोग जैसी द्विपक्षीय गतिविधियों को किया है। और द्विपक्षीय कॉन्कड़ अभ्यास दोनों नौसेनाओं के लिए समय समय पर समुद्र और बंदरगाह पर अभ्यास किए जाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, ताकि दोनों नौसेनाओं में अंतःक्रियाशीलता का निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके। ठीक है, तो आपका ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत सरकार ने कितनी भाषाओं में भाषा संगम की शुरुआत की है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है 22 भाषाओं में हाल ही में भारत सरकार ने भाषा संगम की शुरुआत की है, तो ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए सरकार ने स्कूल के छात्रों को 22 भारतीय भाषाओं से अवगत कराने के लिए भाषा संगम नामक एक अनूठी पहल की शुरुआत की है, और ये जो पहल है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच अवधि के लिए सक्रिय है। और देखिए मैं आपको बता दूं, भाषा संगम भारतीय भाषाओं में छात्रों को बहुभाषी संपर्क प्रदान करने के लिए स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों के लिए कार्यक्रम है। और भाषा संगम का एक और उद्देश्य भाषाई सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हेपेटाइटिस रोग के बारे में संपूर्ण भारत में जागरूकता फैलाने के लिए किस स्थान पर अभियान लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज ने हेपेटाइटिस रोग के बारे में पूरे भारत में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान लॉन्च किया है, यानी कि एम्पावरिंग पीपल अगेंस्ट हेपेटाइटिस
द एम्पैथी कैंपेन, ये डीआरसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह और निदेशक आईएलबी शिव कुमार सारेन की उपस्थिति में मेट्रो भवन नई दिल्ली में इस अभियान को लॉन्च किया गया था। और ये जो पहल है वो हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में मदद करेगी। और देश में लगभग 60 मिलियन लोगों को हेपेटाइटिस वायरल संक्रमण से पीड़ित हैं, जो यकृत सिरोसिस और कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं, उनके बीच जागरूकता प्रदान करेगी। ठीक है, तो आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में एएम नायक को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का अध्यक्ष चुना गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड यानी कि एल&टी के समूह के जो अध्यक्ष हैं एएम नायक, उनको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि एनएसडीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और एनएसडीसी में मजबूत उद्योग साझेदारी के साथ कौशल विकास के संयोजन का एक अद्वितीय मॉडल उन्होंने विकसित किया है। और देखिए, श्री नायक को देश के आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। और एनएसडीसी का जो उद्देश्य है वो बड़े गुणवत्तापूर्ण और लाभकारी व्यावसायिक संगठनों के निर्माण को उत्प्रेरित करके कौशल विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का अध्यक्ष एएम नायक को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया गया? ये दिवस कौन सा है? स्मरणोत्सव दिवस। और ये कहां पर मनाया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। और ये कब मनाया गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है 29 नवंबर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए, नागरिक सैन्य और मानवीय सेवा के क्षेत्र में अपना जीवन न्यौछावर करने वाले अमीराती शहीदों के बलिदान और समर्पण के सम्मान में आज संयुक्त अरब अमीरात में स्मरणोत्सव दिवस मनाया गया, यानी कि हाल ही में ये 29 नवंबर को मनाया गया है। और ये उन लोगों की याद और सम्मान में मनाया जाने वाला दिवस है जिन्होंने अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। और अबू धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के अनुसार स्मरणोत्सव जो दिवस है वो संयुक्त अरब अमीरात के उन महानतम पुत्रों को त्याग को याद करने का एक राष्ट्रीय दिवस है जिन्होंने इस महान राष्ट्र की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए खुशी खुशी अपना जीवन बलिदान कर दिया। और संयुक्त अरब अमीरात का जो ध्वज है वो स्थानीय समय 8 बजे के अनुसार देश भर में 3 घंटों के लिए झुका दिया गया था। और इसके बाद 1 मिनट का इसमें मौन रखा गया और प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। ठीक है, क्योंकि स्मरणोत्सव दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट कब पेश करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 1 फरवरी 2019, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, वित्त मंत्री अरुण जेटली अगले वर्ष 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट को पेश करेंगे। ठीक है, और अंतरिम बजट की जो तैयारी है उस पर काम करने से पहले इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और ये काम अब तेजी से बढ़ रहा है। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली नेक्स्ट ईयर का जो अंतरिम बजट है वो 1 फरवरी 2019 को पेश करेंगे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बीसीसीआई ने जन्मतिथि से छेड़छाड़ करने वाले खिलाड़ियों पर कितने साल का बैन लगाने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है 2 साल, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने जन्मतिथि से छेड़छाड़ के लिए एक कड़ा निर्णय लिया है। और बीसीसीआई ने 27 नवंबर को एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी कि अब ऐसे खिलाड़ियों के प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अपनी जन्मतिथि से छेड़छाड़ करने का उनको दोषी पाया जाएगा। तो सजा के तौर पर बोर्ड उस खिलाड़ी को 2 साल का प्रतिबंध लगाएगा। यहाँ पर देखिए, बीसीसीआई की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय एक निकाय है और ये राज्य क्रिकेट संघों का एक संघ है। और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई शहर में है और बीसीसीआई के सचिव का नाम अमिताभ चौधरी है। और बीसीसीआई की स्थापना स्वतंत्रता से पहले 1928 में की गई थी और इसके अध्यक्ष का नाम वर्तमान में सीके खन्ना है। ठीक है, तो आपको 11वें क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दिसंबर 2018 में गीता महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देखिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 7 से 23 दिसंबर 2018 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का आयोजन किया जाएगा। और इसमें देखिए, जो मॉरिशस है वो महोत्सव का साझेदार देश होगा और इसमें गुजरात राज्य महोत्सव का भागीदार राज्य होगा। और भारत के अलावा मॉरिशस, इंडोनेशिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और रूस के कलाकार इस वार्षिक महोत्सव में भाग लेंगे। ठीक है,
तो दिसंबर 2018 में गीता महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा में है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा IBSF ब्लिट्ज खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज आडवाणी। ठीक है। और आज की क्विज का सवाल है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि IWAI का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जलज श्रीवास्तव, ऑप्शन बी M K मिश्रा, ऑप्शन सी VK सिन्हा, ऑप्शन डी RK झा। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर इसका आंसर जरूर दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें अगर आपको वीडियो पसंद आए, और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली 68,500 शिक्षक भर्ती की तैयार करने की जो रणनीति है, तो तैयारी करने की रणनीति से संबंधित एक वीडियो पोस्ट किया गया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में जाकर इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको निश्चित रूप से उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।